हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का 6 क्लास का 4 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर का नाम है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। देखिए, मानचित्र की बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दी गई है इस एनसीईआरटी में, तो इसको अंडरलाइन करिएगा। सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि जब हमें पूरे वर्ल्ड का देखना होता है, जगह जगह के बारे में पता करना होता है, तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। बट हमें एक देश या सिर्फ राज्य या कुछ शहरों या गाँव के बारे में देखना होता है तो हम मानचित्र के माध्यम से पता लगाते हैं, ठीक है ना। और मानचित्र क्या होता है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। आइए चलते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत से मानचित्र को एक जगह रख देते हैं तो हम क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। कह रहे मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब हम जानेंगे कि जो हमारे मैप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, ठीक है। भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। देखिए, ये जो मानचित्र के टाइप हैं इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भौतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, है ना, नदियाँ, महासागर, इन सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। दूसरे होते हैं राजनीतिक मानचित्र। दूसरे होते हैं हमारे राजनीतिक मानचित्र। इनके अंतर्गत क्या है? जैसे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र, ठीक है। जो राजनीतिक मानचित्र हैं उसमें राज्य हो गए, हमारे नगर हो गए, शहर हो गए, गांव हो गए, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाएं हो गई है ना। इन सब को दर्शाने वाले जो मैप होते हैं वो कौन से होते हैं? राजनीतिक मैप होते हैं, ठीक है, मानचित्र होते हैं। तीसरा जो टाइप है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है हमारा थीमेटिक मानचित्र। क्या है? थीमेटिक मानचित्र। तो पहला हमारा क्या था? भौतिक मानचित्र, दूसरा हमारा था राजनीतिक मानचित्र और तीसरा हमारा हो गया थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र क्या होते हैं? थीमेटिक मानचित्र होते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं? थीमेटिक मानचित्र होते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाएं के आधार पर उनकी उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र 3 घटक हैं इसमें: दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या है? दूरी, दिशा और प्रतीक। आगे चलते हैं। दूरी। अब इसमें दूरी क्या है?
मानचित्र एक आरेखण होता है। देखिए सबको पता है जब हम मानचित्र बनाते हैं उसमें बहुत सारी रेखाओं से हम चीज़ों को जगह 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 इंडिकेट करते हैं। तो मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है, ठीक है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। मतलब कि जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। उदाहरण दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। कितने से व्यक्त किया गया है? 2 सेंटीमीटर की दूरी से। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जो स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। कितने को? 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शाएगा? 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। देखो इनके कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया आपके स्कूल और आपके घर का। मान लो आपका घर 10 किलोमीटर दूर है आपके स्कूल से, और जो मानचित्र में है उसे कितनी दूरी पर दिखाया गया है? 2 सेंटीमीटर दूरी पे। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर जो है इस पैमाने के अकॉर्डिंग ही दर्शाया गया है। तो 1 सेंटीमीटर में हम कितना मान के चलेंगे? 5 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, ठीक है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, ठीक है। कितने से दर्शाया जाता है? 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो बड़े पैमाने होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें सीधी सी बात ये इन्होंने बताई है कि पहले तो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक कर लेंगे छोटे पैमाने वाला मानचित्र और एक हो जाएगा बड़े पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है। जो अब कोई भी है जैसे लाइक हमने एक मैप बनाया, ठीक है। क्या बनाया? एक मैप बनाया। इसमें हम बनाते हैं, हमने एक क्या करा? मैप बनाया। हाँ तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या किया? एक मानचित्र बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है, ये घर है, ठीक है। ये क्या है? ये स्कूल है और ये घर है। तो अब ऐसे तो है नहीं कि आपका स्कूल जो है 10 किलोमीटर दूर है तो हमारा चार्ट जो है 10 किलोमीटर लंबा होगा, उससे भी ज़्यादा लंबा होगा तो हम उसकी पूरी जो लोकेशन है या पूरा जो रास्ता है वो पूरा 10 किलोमीटर का दिखाएंगे नहीं। क्या करेंगे? हम उसको एक छोटे या फिर बड़े पैमाने का इस चीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि अगर हम मान लो 1 सेंटीमीटर पे इतने पे दिखा रहे हैं, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, हमने यहाँ घर दिखा दिया, यहाँ घर दिखा दिया, तो इस 1 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया? 5 किलोमीटर। बस यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए इन्होंने इस चार्ट में बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है। जैसे देखिए ये कुछ खेल का मैदान है, ठीक है। यहाँ पे ये विद्यालय है, ये कुआं है, ये सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बता दिया। और नीचे एक पैमाने को इन्होंने इंडिकेट करा है ये, ठीक है।
जिसमें इन्होंने क्या करा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लिखा हुआ। देखो जब भी हम किसी मैप का यूज़ करेंगे तो उसमें एक पैमाने का यूज़ 100% करेंगे, और जिस पैमाने का हम यूज़ करेंगे उसमें हम इस तरीके से चार्ट के नीचे इस तरीके से उसको दिखा देंगे कि हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है तो उस 1 सेंटीमीटर का अर्थ है 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 10 किलोमीटर, बस इस हिसाब से। आगे चलते हैं, अब करते हैं दिशा की बात। देखिए दिशा बहुत ज़रूरी है। ये याद रखने योग्य बात है कि सबसे पहले जब भी हम किसी मैप के बारे में देखते हैं, जब आगे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिशाएं हैं हमारी, चार तो देखो सबको पता है, ठीक है, जैसे ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गई और ये पश्चिम हो गई। बट इसके अलावा ये 4 दिशाओं थोड़ा सा और याद रखना। जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूरब के बीच को बोलते हैं हम उत्तर पूरब। पूरब दक्षिण के बीच को या दक्षिण पूरब के बीच को बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम के बीच को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, जब हम आगे मैपिंग करेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हमें काम आएगी और हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये ठीक है, ये किसको दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऊ किसको दर्शाएगा, उत्तर दिशा को। याद रखना, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको गाइस, उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि ये उत्तर है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें बाकी दिशाओं का तो पता लग ही जाएगा। बस ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जब हमें ये पता होंगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी स्थान की सही स्थिति को हम पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। पहला, विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस तरीके से इंडिकेट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, एक आइडिया दे रहे हैं हम आपको। जैसे उत्तर दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ठीक है, दक्षिण ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अब अगर ये कह रहे हैं कि विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान किस दिशा में, तो पहले तो ये पता करिए कि विकास का घर कहाँ है। तो विकास का घर ये है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, एग्जैक्ट हम इसकी, तो इसके उत्तर दिशा में पड़ेगा ये। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, उत्तर दिशा में पड़ेगा। और खेल के मैदान इसके किस दिशा में पड़ेंगे, मतलब उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व में। कहाँ पड़ेंगे, उत्तर पूर्व में। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दुकानों से विद्यालय की दिशा, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक तंत्र है। किसकी सहायता से, मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमारे उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। किसकी, इसका नाम क्या था, दिक्सूचक। ठीक है, ये याद रखना, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतीक के बारे में ये क्या बता रहे हैं, देखो, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। देखो पहले था हमारा टाइम, दूसरा था दिशा और तीसरा क्या है, प्रतीक। तो प्रतीक क्या है, मानचित्र का तीसरा घटक। 2 घटक हमने पढ़ लिए। ठीक है, तीसरा है प्रतीक। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों,
छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक। देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ध्यान देंगे, देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये चार्ट दे रखा है, तो यहाँ पे ये जैसे लिखा, जैसे ऐसे मान के चलते हैं। देखो, पहले इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, तो ये रेलवे लाइन है। ठीक है, ये क्या है? तीनों ही रेलवे लाइन है, बट इनका जो इन्हें दर्शाया गया है जिन बिंदुओं से, जिस डिज़ाइन से, उनको हम इस तरीके से समझेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बड़ी लाइन, तो पहले नंबर पे इस तरीके से, तो जहाँ जहाँ मानचित्र में ये हमें दिखाई दे, समझ जाओ ये बड़ी लाइन है, किसकी? रेलवे लाइन की। ऐसे ही मीटर लाइन, ठीक है, ऐसे ही क्या हो गई? ये मीटर लाइन हो गई। तो मीटर लाइन किस डिज़ाइन की है? इस डिज़ाइन की। तो हम इस तरीके से जहाँ जहाँ मैप में दिखाई देगा हम समझ जाएंगे ये मीटर लाइन है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन इस तरीके का है, तो जब भी मैप में इस तरीके की डिज़ाइन होगी तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? रेलवे स्टेशन। ऐसे ही सड़कें, पक्की सड़कों को इस तरीके से दर्शाया गया है और कच्ची सड़कों को इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ऐसे ही सीमा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी सीमाएं होंगी वो इस तरीके से दर्शाई गई होंगी, राज्य जो हैं इस तरीके से दर्शाए गए होंगे और जिला इस तरीके से। ऐसे ही ये देख लीजिए, नदी जहाँ पे होगी वहाँ इस तरीके से दर्शाएंगे, कुआं होगा वहाँ इस तरीके से, तालाब होगा वहाँ इस तरीके से, नहर होगी वहाँ इस तरीके से, और पुल होगा यहाँ वहाँ इस तरीके से। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप रोड पे जाते हैं तो कुछ ऐसे लगे होते हैं बैनर टाइप के, उस पर कुछ ऐसे प्रतीक आपको दिखाई देंगे। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके की डिज़ाइन इस तरीके से बनी हुई है तो ये क्या चीज़ है, आपको पता लग जाएगी। मंदिर के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, गिरजाघर के लिए ये वाला, मस्जिद के लिए ये वाला, ठीक है, छतरी के लिए ये वाला। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस PO लिखा होगा, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO लिखा होगा, पुलिस स्टेशन के लिए PS लिखा होगा। ऐसी बस्ती कब्रिस्तान के लिए कुछ इस तरीके का साइन का यूज़ करा होगा, कब्रिस्तान के लिए इस तरीके का, पेड़ है तो इस तरीके का और घास है तो इस तरीके का। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि आपने पता कर लिया कि किस किस साइन का किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पे अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये क्या, किस तरीके से, कहाँ कहाँ क्या क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप ये मैप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों एवं हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा ये, ठीक है। इस तरीके से रेखा चित्र। अब आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जो बिना पैमाने के हम आरेखण बना देते हैं उसको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई से मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम क्या करेंगे? एक पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th चैप्टर कंप्लीट। आप ये जो MCQs दिए गए हैं इस चैप्टर के, कोशिश करिएगा कि इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।